This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। एग्रीकल्चर की शेयर की बात करें हमारी इकॉनमी में तो तकरीबन 22% के करीब है। ज़्यादा फोकस अगर हम एग्रीकल्चर पे रखें तो पाकिस्तान में हम काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिक ग्रोथ बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर ग्रोथ आई है तो हमारी ओवरऑल इकनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेहतर रही है। एक वक्त था कि जब मैंने देखा था कि पाकिस्तान में कोई 2.5% की इकनॉमिक ग्रोथ हुई थी, वो बेसिकली इसलिए हुई थी कि एग्रीकल्चर में 3% ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। अगर एग्रीकल्चर में उस वक्त ग्रोथ ना हुई होती तो शायद पाकिस्तान में ग्रोथ इतनी ज़्यादा उस वक्त जो बहुत कम थी वो भी शायद ही मुश्किल से होती। पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स की हम बात कर लें। बाय आज हम बात करते हैं टेक्सटाइल की। एग्रो बेस्ड इकॉनमी ही है जिसकी वजह से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में हम देखते हैं कोई 12, 13, 14 या 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट होती हैं। क्या वजूहत हैं कि हम बाय लार्ज अब देखें कि दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये बात की जाती है कि क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे एज सच इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा गया। किसान पैकेज तो अनाउंस हो जाता है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, सीड डेवलपमेंट के हवाले से, हमारे किसानों को जो खेतों में काम करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से तरबियत देने के हवाले से कोई एज सच बड़े पैमाने पे काम नहीं हो रहा। हम बात करते हैं कनाडा की, ब्राज़ील की, यूएस की, फ्रांस की। वहाँ देखें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ। फ्रांस की हम बात करते हैं, फ्रांस को यूरोप की फूड बास्केट कहा जाता है। ब्राज़ील पूरी दुनिया पे छाया हुआ है फूड के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूएस की बात करते हैं, यूएस में टोटल पॉपुलेशन का जस्ट 1% एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्टर की जब भी बात की जाती है तो वन ऑफ द मेगा सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, चाहे हम गंदम की बात करें या मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की बात करें। पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे हम बात करते हैं कि जी हमारे लाइव स्टॉक का हमारी जीडीपी में शेयर तकरीबन 11% के करीब है। वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई 22%, लेकिन सिर्फ लाइव स्टॉक की बात करें तो तकरीबन वो 11% के करीब है। अक्सर बात की जाती है कैटल की जो माल मवेशी हैं इनकी तादाद की, तो पाकिस्तान में कोई 4 करोड़ के करीब बताई जाती है और इसकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 3.7% के करीब बताई जाती है। हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा हो, इसलिए कि हमारे पास एक जैसे कहते हैं कि मुस्तनद डेटा की अवेलेबिलिटी बाय लार्ज है ही नहीं। पाकिस्तान में क्या ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए जिसके ज़रिए हम कैटल को, मवेशियों की जो एक्चुअली हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तादाद बढ़ाने के हवाले से बात करें, ग्रोथ के हवाले से बात करें, उसमें इजाफा किया जा सके ताकि रेड मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से हम बेहतर फिगर्स हासिल कर सकें। हमारा तजारती खसारा 18, 19, 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होता है। ये वो सेक्टर्स हैं जिनको शायद हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ रेड मीट की एक्सपोर्ट से हम 1 बिलियन, 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर फोकस रखा जाए तो। फ़िश एक्सपोर्ट के हवाले से, मछलियों की एक्सपोर्ट के हवाले से हम जब बात करते हैं तो 2007 में यूरोपियन यूनियन के तकरीबन 28 ममालिक ने बैन लगा दिया था पाकिस्तान की मछलियों पे, फिर ये कोई 2014 में बैन हटा। इसी दौरान अगर हम देखें तो हमारे जो फ़िश एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने नई मार्केट्स तलाश की। फार ईस्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, और वहाँ पर बेहतर उनको कीमत भी मिली। फ़िश एक्सपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये एक बाय लार्ज आम तासर है कि पाकिस्तान में जितनी भी मछली पकड़ी जाती है, जो हमारी फ़िशरमैन पकड़ते हैं, उसका हार्डली 5% कंज्यूम होता है, बाकी एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान में चावल के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एक बेहतर फिगर्स नज़र आती हैं। हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के बाद अगर कोई सेक्टर की बात करते हैं जो 2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है तो वो चावल की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन टोटल जो प्रोडक्शन है चावल की 6 से 7 मिलियन टन सी होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। नेबरिंग इंडिया में ये तकरीबन 100 मिलियन टन से ज़्यादा की प्रोडक्शन होती है। पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट के हवाले से, फ़िश एक्सपोर्ट के हवाले से, रेड मीट एक्सपोर्ट के हवाले से और दालों के हवाले से
क्या ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, हुकूमती सतह पे क्या ऐसे इंसेंटिव दिए जाने चाहिए हमारे कारोबारी हजरात को, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ? दालें बाय लाज हम इंपोर्ट ही करते हैं। नेबरिंग इंडिया की भी मैं भी बात कर रहा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से, म्यांमार से, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं दालें। हम आज अपनी इस गुफ्तगू में कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी हल निकालें जिसके ज़रिए जो सजेशन अक्सर दी जाती हैं हुकूमत को, वो सजेशन हम हुकूमत को दे पाएँ ताकि इन तमाम सेक्टर्स पे फोकस रखा जाए। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद इब्राहिम कसुम्भी साहब ने, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इब्राहिम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाएं हामिद हुसैन कुरैशी साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मक्का फूड इंटरनेशनल। हामिद, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। हामिद, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका ये बिज़नेस है, हम एनालिसिस लेंगे इब्राहिम का, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम फ़िश एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, बड़े पैमाने पे मछली पकड़ी जाती है, सिर्फ 5% जो भी मछली पकड़ी जाती है यहाँ कंज्यूम होती है। हम फ़िश ईटिंग नेशन नहीं हैं। जापान में तो अगर हम देखें तो जापान में नाश्ता जो सुबह होता है वो फ़िश के साथ होता है, फ़िश राइस और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। फ़िश एक्सपोर्ट के हवाले से पोटेंशियल और जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जो हिचेज आ रही है, क्या कहेंगे? देखें, उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि एक तो यूरोपियन यूनियन ने जो हम पे बैन लगा दिया, और वो एक काफ़ी अरसे तक बैन लगा रहा, तो उससे जो हमारा जो रेगुलर जो एक्सपोर्टर था, जो बहुत अच्छी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसने जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हुए थे, बहुत अच्छे यानी कि सेटअप था जो फिशीज़ में, वो डिस्ट्रॉय हो गया। क्योंकि मेन हमारी मार्केट उस वक्त की यूरोप थी। हम उस वक्त में मिडल ईस्ट के अंदर हम इतने फोकस नहीं थे क्वालिटी की तरफ, लेकिन हम यूरोप की तरफ क्वालिटी की तरफ थे। फिर जो वो वैक्यूम आया, उसकी वैक्यूम की वजह से अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें चाहता है, नई टेक्नोलॉजी आए, नए इक्विपमेंट आए, तो जब वो ये चीज़ें आएंगी तो कैचिंग भी हमारे यहाँ अच्छी होगी और फिर जो उसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी होगी, और फिर हम एबल होंगे इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए वहाँ पे अपने आप को एक्सपोर्ट यानी कि ग्रोथ की हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो हम अक़साम बरामदात की बात कर रहा हूँ कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी अक़साम है जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है? इसलिए कि इंडिया से भी काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है ना, कौन सी ऐसी अक़साम है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक इंडियन मैक्रेल फ़िश कहलाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, और विच इज़ फार ईस्टर्न मार्केट, जिसमें सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है और नेबरिंग कंट्रीज़ में आ जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारे यहाँ रिबन फ़िश है और बहुत सारी फ़िशेज़ हैं जो चाइना भी जारी होती हैं। फिर इसी तरह से एक ज़माने में हमारे पास प्राउंस, शेम्स, लॉबस्टर, ये बड़ी क्वांटिटी में होता था, जो कि अब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर के ममालिक के हमारे शी शोर में आके ट्रॉलर्स आकर के, और वो उन सब चीज़ों के स्पीशीज़ के जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते तो वो सब उड़ा देते हैं, और उसकी वजह से हमारा ये जो सी कोस्टल बेल्ट लाइन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है एक्स्ट्रा, यानी कि जो लोगों के जो ट्रॉलर्स की वजह से। वरना पहले हमारे पास झींगा बहुत अच्छा होता था, और वो हम यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी, यानी कि हमारे पास उस पैसे हम ले लेते थे और एक्सपोर्ट करते थे। तो दिस इज़ इट। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम बात करें ममालिक की, तो कौन से ऐसे ममालिक हैं हम जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपका तो बाहर काफ़ी बेहतर सेटअप है? देखिए, अभी भी हमारे पास जो ग्रोथ के लिए अगर हम देखें तो हमें जो अच्छे जहाँ से रेट मिलते हैं वो यूरोपियन मार्केट में स्टिल, आल्दो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स हैं, आप देख ही रहे होंगे इंटरनेशनली, लेकिन अभी भी हमें अच्छा यानी कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो यूरोपियन ही देते हैं। लेकिन अगेन कि हमें उनके स्टैंडर्ड मीट करने हैं। अब हमारे यहाँ से यानी कि वो बैन हटाया है, तो अब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपनी चीज़ों को और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम चाइनीज़ बायर है, और चाइना इज़ ए न्यू एवेन्यू फॉर अस, और उसके अंदर कंजम्पशन उनकी बहुत है, लेकिन उनका प्राइस जो है वो थोड़े सेंसिटिव हैं, तो डिमांड लेकिन उनके पास काफ़ी है। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अपनी ग्रोथ देखते हैं। अच्छा, टोटल एक्सपोर्ट की जो हमारे पास फिगर्स हैं, कोई 1,40,000 टन के करीब, ये 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की भी हम एक्सपोर्ट नहीं करते मछली की। क्या ऐसे इंसेंटिव्स आपके ख्याल में हुकूमती सतह पे होने चाहिए? एक तो बात की जाती केज फ़िश, केज फ़िश क्या है कि वो क्या केज बना दिया जाता है, उसमें फिर ब्रीडिंग होती है, क्या क्या होता है? देखिए, वो जो कल्चर्ड करके जिस तरह से
थाईलैंड के अंदर ये चीज़ों का बहुत है और उसमें वो रिसर्च करके काम हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें कि जैसे जब यूरोप बंद हुआ तो हमने ये सारी चीज़ें, हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं रहा कि हम इस चीज़ों के ऊपर फोकस होते और हम इस तरह की फार्मिंग करके हम उसको डेवलप करते। नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इंटीरियर सिंध में फ़िश फार्मिंग करते हैं और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई किया। इससे जो आप कह रहे हैं ना मछलियों के बच्चे वगैरह, वो बड़े प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा कोई बड़े पैमाने पे केज फिश का कॉन्सेप्ट नहीं है या होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ भी वो प्रैक्टिसेस नहीं है। हम बहुत, यानी कि इस वक्त हमारे ग्रोथ बहुत कम है उस तरफ और बहुत कम अभी हम काम कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल कैनवस पे देखें तो वहाँ पे जैसे थाईलैंड ने बहुत एक्सपोर्ट के अंदर काम किया है केज फिशिंग की, जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं। अब जैसे कि टाइगर प्राउंस है, ये इन्हीं लोगों ने ही डेवलप किया है। ये कोई नेचुरल स्पीशीज नहीं है कि जो उसका साइज़ भी इतना बड़ा है, तो वो इसी तरह से फार्मिंग करके ही वो बनाया गया है। तो वो थाईलैंड ने, हमारे यहाँ कोशिश की गई है लेकिन हम वो क्वान्टिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि चाइनीज़ हमारा ऐसा बायर है कि एक हमसे बायर कहता है मुझे पूरा शिप लोड आप मशरूम्स का दे दें और एवरी मंथ दे दें, एंड वी आर अनएबल टू मीट दैट क्वांटिटी। इब्राहिम, इसमें सरमायाकारी की ज़रूरत है, दो चीज़ें आपको, सिंसियरिटी की ज़रूरत है। जो आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है ना, थोड़ी सी ऑफ ट्रैक यूँ है कि 5% के जो फिगर आप दे रहे हैं ना, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। हामिद, इसकी वजह और है, इसकी वो रीजनिंग कुछ और है। इसकी रीजनिंग ये है कि आपको पता होगा कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिशिंग बैन होती है। एक बैन पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप फिशिंग नहीं कर सकते ताकि ब्रीडिंग हो। हमारे यहाँ ये हो रहा है बदकिस्मती से कि लोगों ने मैश लगाए हुए, एक सर्टेन मैश साइज होता है मछली पकड़ने का जाल जिसको आप कहते हैं नेट। उसको मैश साइज़ क्या होता है कि उसकी एक सर्टेन साइज़ होनी चाहिए। अगर बिल्कुल बारीक होगा तो जो छोटे बच्चे हैं उसमें आ जाएंगे और उसमें अंडे भी आ जाएंगे। अगर मछली के ये जो अंडे हैं ना, अगर आप 1 किलो, उसमें 90,000 अंडे होते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये अंडे उधर से या जो बच्चे हैं इसको लेके पोल्ट्री फीड बना रहे हैं। यानी जो चीज़ आपकी 90,000 फिश का हिसाब कर लें वो कितनी अमाउंट बनती है US डॉलर्स में, उसको ये 200-400 रुपये किलो जाकर यहाँ इब्राहिम हैदरी पे कहीं पे इन्होंने लगाई हुई हैं पोल्ट्री फीड की फैक्ट्रियाँ। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत भी इस पर कुछ नहीं कर सक रही। हमारी चैम्बर में मुलाकात हुई थी, जो हमारे यहाँ के सिंध के लोकल मिनिस्टर हैं जो फिशरीज़ के, इसके अलावा फिशरीज़ के जो हमने सर्वे किए हैं पूरे, तो सारी कंप्लेन यही है कि यहाँ पर एक बहुत मेल प्रैक्टिसेस हैं फिशरीज़ में, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, लोग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करते। यूरोप ने बैन किया हुआ तो वैसे ही नहीं किया, वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे एक हाइजीनिक कंडीशंस उस जगह की। जब वो स्टडी करते हैं कि क्या ये प्रोसेसिंग और इनका सारे प्रोसीजर्स हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं यूरोपियन यूनियन के या नहीं, अगर नहीं करते वो इंपोर्ट नहीं करेंगे आपसे। आपको वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि वो खुद ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। ये जो मैश साइज़ है और जिस तरह की ये एग्स और फिश के जो बर्डिंग फिश है, और ऑफ पीरियड में जहाँ जिस वक्त मना होता है वहाँ भी फिशिंग हो रही होती है इलीगली, ग्रेजुअली हुआ ये कि ओवर द ईयर्स आपकी जो फिश प्रोडक्शन जो कैच है, वो कैच आपका कम आते आते उसका मेरा ख्याल है 70-80% कम हो चुका है। जो फिश आपको 200 रुपये किलो मिलती थी आज 1000 रुपये किलो मिलती है। इसकी एक वजह ये भी है। और फिश की डिमांड कराची में और दूसरे पाकिस्तान के बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आपके जितने जो भी कैच होती है, जो भी मछली पकड़ी जाती है, उसके कितना फीसद यहाँ कंजम्पशन होगी, कितना एक्सपोर्ट होता है, ये कहना इसलिए मुश्किल है कि बड़ा वेरी करता है ईयर टू ईयर। अभी इस वक्त सिर्फ 1 या 2 फैक्ट्रियाँ जिनको अलाव है ये एक्सपोर्ट करना यूरोपियन यूनियन को, बाकी सबका बैन है। ये उनके पास कंडीशंस ही नहीं है, मजबूरी है। वो बेचारा जो लॉन्च ओनर है या जो ट्रॉलर का ओनर है, वो अगर डंप करता है यहाँ मछली को, आप फिर रख नहीं सकते। इसकी कंडीशंस होती हैं। अब आपने कैच किया और 10-12 दिन आपकी जो बोट है वो ओपन सी में रही, वहाँ पर आपके पास आइस वगैरह जो भी उसको फ्रीज़ करने के लिए होता है, एक बार वो फ्रीज़ हुआ, दोबारा आकर यहाँ जब आपने डंप किया, दोबारा उसको फ्रीज़ करना, अगेन उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है फिश का, वो चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है, तो अब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप यहाँ लोकल इसको डंप करते हैं, यहाँ चल जाता है दावतों में, इधर उधर वलीमे में आप जाएंगे तो वो भरा हुआ होगा पूरा, उसमें कुछ ताज़ी होगी कुछ बासी होगी, तो ये बहुत सा वेस्टेज है। सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं, हम सब कुछ खा जाते हैं, गधे का गोश्त भी खा जाते हैं। तो भाई ये सारे जो चीज़ें ना, ये गवर्नेंस के उसमें आ जाती हैं, गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो कॉस्ट लाइन है 1100 किलोमीटर की, 1200 किलोमीटर की, इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई इंतहानी, अगर सही तरीके से सही वक्त पे उसको फॉलो किया जाए, हर चीज़ को ये बैन किया जाए। जो पोल्ट्री फार्मर जो उसको तबाह कर रहे हैं, आपकी जो मैरीन लाइफ है, उसको सिर्फ इसलिए कि आप, और आपको वो
जो पोल्ट्री फार्म की फिर चिकन खिलाते हैं वो, उसमें भी पता नहीं उन्होंने क्या गंद वाला डाला हुआ होता है। तो काइंडली उसको देखें, वो चीज़ें, वो दिस शुड बी योर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन, कि ये चीज़ आप जब तक, और उनको, उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ कई स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें लॉन्च ऑनर्स भी हैं, जिसमें फैक्ट्री वाले भी हैं, प्रोसेसर भी हैं, जिसमें जो आड़त वाले, ये सारी चीज़ें एक सप्लाई चेन है। ये मुझे बताएं, यहाँ पर सारा करप्शन इतना पोल्ट्री भरा की हुआ आपने है। बात की ना, पोल्ट्री की जितनी भी प्रोडक्शन होती है, ये कहा जाता है कि जी सूबा सिंध में जितनी भी प्रोडक्शन होती है, सूबा सिंध में 40% होती है, बाकी दूसरी जगह होती है। तो ये जो आप मछलियों के अंडों की बातें कर रहे हैं, ये जो फीड बनता है, ये सिर्फ सूबा सिंध में बन रहा है, जहाँ पोल्ट्री की टोटल प्रोडक्शन 40% है, बाकी दूसरी जगहों पे, दूसरे ये बन सकता है वहाँ भी। ये तो उसमें हर जगह पर दुनिया में एक मुख्तलिफ तरीके से ये बनता है। उसमें वाइटामिन्स आप ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप फार्म का एग देख लें, बाहर जाके देखें तो उसका जो यॉल्क है, जो जर्दी है, वो जर्द होती है, यहाँ सफ़ेद होती है, इसलिए कि उसको वाइटामिन से, उसकी पूरी फीड जो है, जो स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, वो हम मीट नहीं कर रहे हैं। ये बताएं कि जो मैं आपने पहले आपकी जो एग्रीकल्चर की तरफ आपने जो इनसे एक सवाल किया था, इसी पे चाह रहा हूँ, ये टोटल हम फिश एक्सपोर्ट की बात करते हैं, टोटल जो बरामदात हैं हमारी $500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स भी नहीं है हामिद। नहीं, वो नहीं है इतनी। तो इसको कैसे बढ़ाएं, क्या व्हाट शुड वी डू? बुनियाद बेसिक्स पे तो ठीक करें ना आप। वैल्यू एडिशन के लिए वैल्यू एडिशन को देखें, कुछ अर्सा पहले जब यूरोपियन यूनियन ने बैन भी नहीं लगाया था, और जेट्रो ने एक हमें इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप भी दिया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि जापान की बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे आपने इन द बिगनिंग ऑफ द इंट्रो बताया कि जी जापानीज तो सुबह उठते हैं और वो सी फूड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन है सुरुमी का। तो सुरुमी जो है वो वेस्ट से बनता है, जो आपका लेफ़्ट ओवर हो जाता है जब आप फिले बना रहे होते हैं या दूसरी चीज़ें बना रहे होते हैं, तो जो उसका लेफ़्ट ओवर है उसको क्लीन करके, वो एक टेक्निक है जापानीज़, और वो उस तरह से वो वैल्यू एडिशन बन जाती है। और चंद एक साहिबान ने हमारे यहाँ पे कराची में ये फिशरीज़ में ये प्रोसेस किया, और वो इस तरह से वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये कि हमारा कल्चर ऐसा बना हुआ नहीं है कि जहाँ पे हम वैल्यू एडिशन की तरफ फोकस्ड हों, या हम, क्योंकि वैल्यू एडिशन और ये ब्रांडिंग, ये सारी वो चीज़ें जिसमें आपकी नस्लें इन्वॉल्व होती हैं, और तब जाके नर्चर करके ग्रोथ लेते हैं, और फिर जा कर के आपका ब्रांड बनता है। अलमिया ये कि आपकी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ना कोई एक भी वर्ल्ड क्लास ब्रांड नहीं है। इफ़ यू सी द कोक, दिस इज़ फ्रॉम द वेस्ट। इफ़ यू सी अदर ब्रांड, दे आर फ्रॉम द वेस्ट। हम फूड का बात करते हैं, हम तहारत, पाकीज़गी की इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास कुछ भी इस तरह का काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ रॉ पकड़ते हैं, और वो भी बस जैसे कहते हैं ना, अनप्रोफेशनल और बिल्कुल अनसिस्टमैटिक, और उसे कैच किया और जैसा किसी ने समझा दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ और प्रॉपर वैल्यू एडिशन में आएँ, तो यकीन करें कि ये जो 500 मिलियन है, ये 5 बिलियन से भी ऊपर की कॉस्ट आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपके कहने का मकसद है कि अगर हम फिश में ही, मछली में ही वैल्यू एडिशन ले आएँ, तो हमारी सिर्फ मछली की बरामदात $5 अरब की हो सकती है। बहुत अफसोस की बात है, यकीन करें कि हमें सब पता है, लेकिन नहीं कर रहे हम। नहीं, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को बेसिकली आगे आना है। उनको इंसेंटिव्स देने हैं। प्रोविंशियल के डोमेन में एक्चुअली एग्रीकल्चर वगैरह आ गया है, तो वहाँ पर तो कोई तवज्जो, वो सड़क नहीं बना रहे, तो आप कह रहे हैं कि यार ये फिशरी वो करें, ये वो। आपने पहले सवाल की तरफ आऊँगा मैं, जो एग्रीकल्चर की तरफ, जिसमें आपने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया, जिसमें आपने मुझे पहले एक सवाल का जवाब दें जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास 18वीं तरमीम के बाद आया ना, इससे पहले कहाँ था? ठीक है, इससे पहले फेडरल में था। नहीं क्या ये तो एग्रीकल्चर तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके उसके पास है यार। एग्रीकल्चर तो सारा शुरू से ही है गवर्नमेंट के, उसके फेडरल के पास। फेडरल मिनिस्टर नहीं होता एग्रीकल्चर? नहीं था, कभी भी नहीं। फेडरल मिनिस्टर नहीं होता एग्रीकल्चर? फेडरल मिनिस्टर होता है, फेडरल मिनिस्टर है, क्यों नहीं? मिनिस्टर होता है, मगर वो फिर इट्स गुड, उसकी क्या इख्तियारात होते हैं। आपको जो बुनियादी चीज करनी थी ना, लेकिन कम गो बैक टू दैट, लेट्स बी सीरियस। 1947 तक चले जाइए। आपको जो बातें, सारी जो इश्यूज आप बता रहे हैं ना, बुनियादी मसला लैंड रिफॉर्म्स है, जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। इंडिया ने द डे वन कर दिया। इंडिया आज़ाद होने से पहले नेहरू ने बोल दिया था कि ये सारी जितनी 1000, 2000, 5000 एकड़ किसी के पास नहीं होगी, 50 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होगी, या 500 एकड़ होगी मैक्सिमम, शायद अब तो शायद 50 एकड़ ही है। इसकी वजह, यही वजह है कि अगर पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब खाली एक बॉर्डर लाइन ही है ना, क्लाइमेट एक ही है, पानी एक ही है, कंडीशंस एक ही हैं, लोग एक ही तरह के काम करने वाले, लेकिन वहाँ पर जो यील्ड है पर एकड़ गंदम की या दूसरी क्रॉप्स की, अगर वहाँ 90 मन है, तो यहाँ 45 या 50 मन है। क्यों है?
क्योंकि उसके पास छोटी जगह है, उस उधर के फार्मर के पास अपनी जगह है, वो जान लगा के काम करता है और उधर से जितना मैक्सिमम पैदावार हो सकती है वो लेता है। यहाँ अगर मेरे पास या आपके पास 1000 एकड़ ज़मीन है, आई एम सॉरी, आप उस पर उस तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते। फिर रिसर्च आ गया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव्स, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, इस तरह का सपोर्ट, वो एक पूरी वेल प्लान्ड एक किसान पॉलिसी पैकेज में ये फिगर्स तो आती हैं आता है। इतने ट्यूबवेल, ये आपकी जो इस वक्त जो आपकी प्रोडक्ट्स होंगे। लैंड जेंट्री है, इतनी इन्फ्लुएंशियल है और वो पॉलिटिक्स में भी है और वो आपके पार्लियामेंट में भी है। लैंड रिफॉर्म्स आपके यहाँ होने नहीं। देखिए बात ये है, मैं आपकी थोड़ा सा गम साहब, देखिए अलमिया ये है कि ये हमारा मुल्क है और बहुत प्यारा मुल्क है। इसमें जो लैंडलॉर्ड है वो भी हमारे ही मुल्क का है और हमारा ही हिस्सा है, ठीक है ना। बात ये है कि हमें वो शायद वो चीज़ों का अभी तक पता ही नहीं है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट कि जब हम अपनी ज़मीन से पूरा का पूरा यानी कि प्रोडक्टिविटी का आउटपुट पूरा लेंगे तो उसके बेनिफिट हमें कितने होंगे। अगर वो लैंडलॉर्ड उस ज़मीन को उसने एक सालों से छोड़ा हुआ है तो वो अगर ये समझते हैं कि ये हमेशा रहेगा तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जानना चाहूँगा कि फिश के बारे से जब बात करें, मछलियों की वैल्यू एडिशन के लिए जो भी काम हो रहा है उसमें जो मशीन इंपोर्ट हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं प्राइवेट सेक्टर में बात करो, वो वाकई सरमायाकारी करने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल। हम यानी कि देखें एक दो कंपनीज तो ऐसी हैं जो प्रमोट भी करती हैं, ब्रांड भी उन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया है, वैल्यू एडिशन के ज़रिए उनकी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। जी देखें, पहली चीज़ ये कि जिस तरह से 2-3 जो लोकल ब्रांड्स आए उन्होंने जैसे ब्रेड क्रम करके वैल्यू एडिशन किया प्रोडक्ट को और वो आए हैं। अब वो इतनी ज़्यादा लेवल पे फाइनेंसिंग नहीं है उनके पास, उनके इतने फंड अवेलेबल नहीं है, बस एक कोशिश है। अगर हम उसको इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो दूसरे जो बाहर जो प्लेयर्स हैं दे आर वेरी मच फोकस। आप देखें हॉलैंड की मिसाल लें कि स्विट्ज़रलैंड की मिसाल लें, उनके पास नेस्ले को देखें, स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में अपने ब्रांड को छा गए हैं वो। तो हमारा ये ऐसा कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, लेकिन उसके बाद में हमारे यहाँ कोई सेमिनार नहीं होते, कोई वर्कशॉप्स नहीं होते। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी प्रॉपर तरीके से उसको उस तरह से एजुकेट नहीं किया जाता कि जो इस वक्त कॉर्पोरेट के साइड में जो हमें बिजनेस कम्युनिटी को रिक्वायरमेंट हैं वो नहीं मिल रही हैं। हम अपने ब्रांड को आते हैं, मैं एक छोटी सी कंपनी हूँ। फिश पर ही रुके हुए हैं तो थोड़ी सी एक बात ऐड कर लूँ अभी ब्रेक के बाद वेल नाज़रीन, बात करें हम कमोडिटीज़ के हवाले से आफ्टर ब्रेकअप, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कमोडिटीज़ के हवाले से, फ़िश, दालों के हवाले से, चावल के हवाले से। ये बताइएगा इब्राहिम के अगर हम दालों के हवाले से बात करें जी, दालें बाय एंड लार्ज तो अगर हम देखें तो मुसलमान आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में ज़्यादा मीट ईटर ही होते हैं ना, गोश्त खोर होते हैं जी। दालें इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, करते हैं वो ज़ाहिर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ, लेकिन बाय एंड लार्ज दालें इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी देखें तो शायद 1 मिलियन टन्स की ही कंजम्पशन होती होगी पाकिस्तान में, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दें। लेकिन उसमें भी 40% तो शायद हम इंपोर्ट करते हैं। रमज़ान में हम जितने पकौड़े खा जाते हैं ना, और उसके साथ ये दालों के जो भी दूसरी आइटम्स बनती हैं, अब हुमस भी बनने लगा है। अरबिक वर्ल्ड में भी एक दालों का एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स, जिसमें किडनी बीन्स या रेड किडनी बीन्स या कितने लाख टन अच्छा खासा, हमारे यहाँ 10 लाख टन से ज़्यादा ही है, 10 लाख टन, लेकिन हम उतना कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। इसकी जो कैश क्रॉप्स बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि हम प्रायोरिटीज़ होती हैं कि इधर कॉटन लगाना है या दालें लगानी है, और फिर सीजनल फैक्टर्स होते हैं। इसी वजह से हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं दालों के। वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ पल्सेस और लेंटिल्स। अगर हम उसमें ज़ाहिर है कि अनयूटिलाइज्ड लैंड या कहीं उसकी कल्टीवेशन में इंकरेज करें, प्राइस उसकी जो जिस तरह हम वीट को सब्सिडाइज़ करते हैं इस तरह हम दाल को भी थोड़ा सा सब्सिडाइज़ कर दें तो वहाँ पर किसान को जो फार्मर को इंकरेजमेंट मिलेगी और वो हम इंपोर्ट पर रिलायंस हमारा कम हो जाएगा। लाखों टन हमारा इंपोर्ट हो रहा है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से भी हो रहा है कुछ। अब जैसे मसूर है या मूंग है या चिकपीस है, म्यांमार से हो रहा है देसी टाइप चिकपीस, कुछ हम ज़ाहिर हमारे यहाँ भी पैदा होती हैं। तो हम बड़े कंज्यूमर हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें इस पर अगर थोड़ी सी हम फार्म सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पर तवज्जो दें तो थोड़ा हमारा इंपोर्ट पर से दारोमदार कम हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग भी होगी। आपने जो दूसरी बात की थी जो फिश सेक्टर का, मैं एक दफ़ा फिर जिक्र करूँगा कि हम इम्पोर्ट अच्छा खासा कर रहे हैं वियतनाम से,
और आपको जो सुपर मार्केट में मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि वो पॉन्ड फिश है, वो मीठे पानी के जो है कल्टीवेटेड फिश है, उसके न्यूट्रिशन फैक्टर्स में और जो डीप सी फिश जो आप लाते हैं यहाँ पर रेड जिलेबर, बहुत बड़ा फ़र्क है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा है। आपके रेस्टोरेंट्स में या जहाँ कहीं भी आपके डिनर्स में जो सर्व होती है वो ज़्यादातर इंपोर्टेड फ़िश होती है। तो आप ये अगर कहें कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ अर्निंग कर रहे हैं, नो, नहीं, नेट जो है हमारा नेट इंपोर्ट इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इम्पोर्ट यहाँ पे दालें वेरी बिग प्लेयर ऑफ इम्पोर्टर इम्पोर्ट, यानी मेरा बर्मा में हमारा अपना सेटअप है और वी इंपोर्ट बिग क्वांटिटी ऑफ रहू फिश ओवर हियर इन पाकिस्तानी मार्केट। जो आप पंजाब में खा रहे होते हैं तो मे बी 50% ऑफ द मार्केट शेयर। अभी जैसे दालों के हवाले से बात कर रहे हैं, जी जी, दालों के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कनाडा, यूएसए, तंजानिया, मोज़म्बिक, म्यांमार, बड़े पैमाने, चाइना, ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होती है, इथियोपिया। ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हम इंपोर्ट करते हैं, आप तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो क्या इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं या यहीं की हमारी जो प्रोडक्शन है? नहीं, दालें तो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर बैंड है। दालें तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दालें इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में है ही नहीं कि आप एक्सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट ने उसका बैन लगाया हुआ है। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी कंजम्पशन है, जैसे गुंदू साहब ने भी अर्ज़ किया कि बेसन है और बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट हैं जो फूड डिशेज़ हैं जिसके अंदर हम दालों का यूज़ कर रहे हैं। तो दालों का हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी दालों की ह्यूज डिमांड है क्योंकि जो टेस्ट है, जो मज़ा हमारी पाकिस्तानी दालों में है वो दुनिया की और किसी दाल में नहीं है। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ। मिडल ईस्ट का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा, यानी कि कंज्यूमर अभी से लेंटिल की बात करें ना जी, लेंटिल की अगर क्वालिटी की बात करें तो यूएसए जैसी लेंटिल शायद ही कहीं होती हो। नहीं, देखें, उन यूएस ने और दूसरे जो ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, एक तो पहली चीज़ ये कि इनके यहाँ जिस तरह से फार्मिंग हो रही है ये बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है, और फिर इन्होंने जीएमओ प्रोडक्ट का भी एक उनसर आ जाता है। अब जीएमओ के ऊपर हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस का कोई वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ जीएमओ। अब जीएमओ के ऊपर अगर आप देखें तो ये वहाँ की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं और उनका टेस्ट वो नहीं है जो आपकी अपनी दालों के अंदर है, जो न्यूट्रिश वैल्यू आपके, क्योंकि आपकी जो दालें हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक हैं। आल दो के हम कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं लेकिन दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक, और जो डेवलप वर्ल्ड है वो इस वक्त ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहा है। नहीं, ये जो बात की जाती है जीएम फूड के हवाले से, जी, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से, इसमें जो डिफरेंस है, क्या केमिकल्स मिले हुए होते हैं? नहीं, देखें, जीएमओ इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन। जैसे अब ये मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे हमारे यहाँ पे फार्म की जो चिकन है वो भी उसी तरह से ही, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में तो जीएम फूड नहीं, जीएम फूड के ऊपर तो दुनिया ने बैन लगाया हुआ है। अभी हम कुछ दिनों पहले मैं गया था सऊदीया, तो वहाँ पे एक सेमिनार था और उस सेमिनार में कुछ साइंटिस्ट भी आए हुए थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने यही बात की कि जहाँ पे हम डेवलप करते हैं तो वहाँ के रेडियस के अंदर तकरीबन 200 किलोमीटर में सिवाय जीएमओ के हम नॉन जीएमओ प्रोडक्ट उगाते ही नहीं है। और ये अब जैसे इंडिया के राइस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मैं कहता हूँ इंडिया ने भी उसको वर्डिंग उसकी चेंज करके हाइब्रिड का नाम दे दिया, जबकि वो भी जीएमओ राइस है और वो जीएमओ की दिखने लेकिन वो कहते हैं हाइब्रिड। हाँ, और फिर उसमें आप देखिएगा कि उनके जितने भी ब्रांड हैं उनके ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया होता है इस नॉन जीएमओ प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ सालों पहले यूरोपियन यूनियन ने, ईरान ने, इन लोगों ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन इनके डिप्लोमेटिक चैनल इतने स्ट्रॉन्ग है, ये मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह रहा हूँ कि इन्होंने उन बैंड्स को ख़त्म किया। और ये इस वक्त क्योंकि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अभी अवाम नास को दुनिया में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं, लेकिन उसका चंद सालों में बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स समझ में आएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। राइस में तो ये हो रहा है कि वी हैव लॉस्ट द मार्केट, हम सोते रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमने बासमती को वो नहीं किया, अपना कॉपीराइट उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया, ब्रांड इंडिया ले गया उसको। इंडियन ट्रेडिंग हाउसेस नहीं है, कोई नहीं लेके गया अभी इंडिया ब्रांड। नहीं सर, देखिए, ये तो ये वैरायटी तो कहा जाता है कि जी हमारा चावल दूसरे ब्रांड नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये भी एक जो मिथ बने हुए हैं और नेगेटिव कुछ प्रोपेगेंडा हमारे लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आज भी हमारा जो बीज है सुपर कर्नल बासमती, विच इज़ द ट्रेडिशनल बासमती, यानी कि डेवलप होते होते अब वही हमारा ट्रेडिशनल बासमती हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरे सीड हैं हमारे बासमती के, वो बेइंतहा बेहतर हैं न्यूट्रिशियस वैल्यू के हवाले से एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का चावल दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो खासियत है वो हेल्थ के पॉइंट से दूर रसंदाज में ठीक नहीं है। ये कंज्यूमर को वर्ल्ड वाइड ये नहीं पता उन्हें,
ये चीज़ नहीं पता, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी मासेस को जो एक्सपोर्ट में उन्हें भी इन चीज़ों का नहीं पता है। इस चीज़ को हमें हाईलाइट करना चाहिए कि द इंडियन प्रोडक्ट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो राइस के हवाले से मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ जो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आया उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं की है राइस जो आप के कह रहे हैं ऊपर। ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, यस, ये कौन कौन सी कम्युनिटीज़ की आप बात मैं राइस के लिए सबसे पहले कहूँगा, यानी जो इंडिया से चावल आता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली हमारी नहीं, पूरी दुनिया में किसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की एक अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उन्होंने वहाँ पे वो GMO राइस डेवलप किया और उसके बाद में वो मार्केटिंग गिमिक कर रहे हैं, अनएथिकली वो प्रोडक्ट को अपना उन्होंने ब्रांडिंग कर रहे हैं और उनके हर ब्रांड के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था दिस इज नॉन GMO, बट आई कैन प्रूव इट दिस इज अ GMO प्रोडक्ट एंड दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यार अनएथिकल प्रोडक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे इतनी नो हाउ नहीं है जितनी कुरैशी साहब को है इस बारे में, लेकिन जो मैं समझता हूँ दो चार बातें हमें कि जो पाकिस्तानी की है बड़ी- और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, एक मैं और भी मैं बात aspect से- बता दूं आपको कि देखें हमारे यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में, उनके यहाँ पे कोल का बेपना यूज़ है। 60% से ज़्यादा बिजली कोल एग्जैक्टली से बनाते हैं, कोयले तो से बनाते हैं। उनका जो आर्सेनिक का उनके सॉइल में जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है भारत और की बात उनका कर रहे हैं आप। एनवायरनमेंट जो है कंटेमिनेटेड है। भारत की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली और हमारे यहाँ का माशाल्लाह से बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ उस तरह की मास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, हमारी सॉइल अभी भी उनसे कहीं बेहतर है, हमारी प्रोडक्ट उनसे कहीं बेहतर है। देखिए एक ही कंक्लूजन है। Well, इसका एक ही due to मतलब shortage है of कि हम time, लोग- I'll हम लोग thank you very much, Ibrahim. It branding was में really fail हो wonderful गए हैं, having बस you. ये मसला है। आमिर साहब, thank you so much for your time. Well, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।